आगे सुनिए। न्यू जॉब। वीर बेसब्री से पोस्ट करने वाले इंसान के रिप्लाई का इंतजार करने लग गया था, पर बहुत देर बाद भी पोस्ट करने वाले ने वीर को रिप्लाई नहीं किया। या तो वो ऑफलाइन था या फिर वो वीर के ऑफर को कंसिडर ही नहीं करना चाहता था। आधे घंटे से ज्यादा के इंतजार के बाद भी जब उस इंसान का कोई रिप्लाई नहीं आया तो वीर की सारी उम्मीदें टूट गईं। उसने कुछ और पोस्ट्स चेक की, पर अफसोस उसे कहीं भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला। लगता है अभी के लिए मुझे किसी और सस्ते हथियार से काम चलाना होगा। क्या पता कुछ दिनों के बाद मुझे एक एरोज वाली डेविल सोल मिल जाए। वीर ने खुद को हौसला देते हुए गहरी सांस ली। कुछ देर बाद डॉक्टर खुराना ने आकर वीर से पूछा, तो वीर कुछ दिखा तुम्हें? अंकल, एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है और डूम्सडे सीरीज के बो और एरोज के लिए भी ऑफर दिया है, पर अभी तक उस पर डूम्सडे वाले इंसान का कोई जवाब आया नहीं। शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। वीर का निराश चेहरा देखकर डॉक्टर खुराना हल्के से स्माइल करने लगे थे। तुम चिंता क्यों कर रहे हो सकता है उस इंसान ने अभी तक तुम्हारी पोस्ट देखी ही ना हो। तुम एक काम करो, अभी तुम घर जाओ और थोड़ी देर बाद फिर से चेक करना। क्या पता कुछ देर में वो इंसान तुम्हारी पोस्ट का रिप्लाई कर ही दे। डॉक्टर खुराना ने स्माइल करते हुए कहा और उनकी बात सुनकर वीर ने हां में सिर हिलाया और वहां से चला गया। डॉक्टर खुराना ने भी एक आखिरी बार स्क्रीन पर अपनी नजर डाली और उस कमरे से निकलकर दूसरे कामों में लग गए, पर उन दोनों में से कोई भी ये नहीं देख पाया कि फाइनली उस ऑफर को पोस्ट करने वाले इंसान ने वीर के ऑफर का रिप्लाई कर दिया था और अब उसे वीर के रिप्लाई का इंतजार था। घर वापस लौटकर नहाने के बाद वीर ने एक बार फिर से पोलर नाइट की वेबसाइट खोली थी। हालांकि उसे कोई उम्मीद तो नहीं थी कि डूम्सडे वाले इंसान ने उसके ऑफर पर कोई रिप्लाई किया होगा, पर फिर भी उसने एक बार फिर उसी पोस्ट को खोल लिया। अचानक से ही वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब उसने देखा कि डूम्सडे वाले इंसान ने फाइनली वीर के ऑफर का रिप्लाई कर दिया था। वीर के ऑफर के रिप्लाई में उस इंसान ने उसे एक लिंक भेजी थी जो एक बहुत ही जानी मानी वेबसाइट की थी। वहां डूम्सडे के बो और एरोज की कीमत 1 करोड़ लिखी हुई थी। वीर ने बिना सोचे समझे खुशी खुशी डूम्सडे के बो और एरोज के लिए पेमेंट कर दिया और तुरंत ही उसे मैसेज आ जाता है कि उसका परचेज किया हुआ सामान अगले ही दिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा दिया जाएगा। वीर ने जानबूझकर डिलीवरी एड्रेस अपने घर का ना देकर ऑर्गेनाइजेशन का दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी मां को उस पर किसी भी तरह का शक हो। पहले ही बहुत मुश्किल से वो उन्हें उन 6 करोड़ रुपयों के लिए कन्विंस कर पाया था। अब अगर वो ये एरोज बो देखती तो एक बार फिर से 1000 सवाल करती और वीर ये नहीं चाहता था। अगले दिन वीर का पैकेज ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गया था, जिसे डॉक्टर खुराना ने वीर के बिहाफ पर एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ये अलाउ तो नहीं था, पर वीर ने उस डिलीवरी बॉय को यकीन दिला दिया था कि वो उस समय ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुंच सकता और डॉक्टर खुराना उसके ट्रस्टेड आदमी हैं। हालांकि अपने पैकेज को खोलने की वीर को इतनी एक्साइटमेंट थी, वो कुछ ही मिनटों में ऑर्गेनाइजेशन पहुंच भी गया और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, उसका पैकेज डॉक्टर खुराना के कैबिन में उसका इंतजार कर रहा था। कोई भी वीर के पैकेज के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करे, इसके लिए डॉक्टर खुराना अपने कैबिन से हिले तक नहीं थे। अब जब वीर ऑर्गेनाइजेशन आ चुका था, तब डॉक्टर खुराना एक्साइटेड वीर को अपने कैबिन में अकेला छोड़कर दूसरे कामों में लग गए थे। आफ्टर ऑल वो भी ये बात समझते थे कि इस समय वीर अकेले ही अपने इस हथियार को देखना चाहता होगा। पैकेज को खोलते ही वीर को बॉक्स के अंदर एक ब्लैक और पर्पल कलर का एक मेटल का बो नजर आया, जिसके तार किसी सिल्वर के तार के जैसे चमक रहे थे। सिवाय एक छोटे से स्क्रैच के वो पूरा बो नया ही लग रहा था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये सेकंड हैंड है। उस बो को अपने हाथों में उठाते ही वीर तुरंत ही खुद को पावरफुल महसूस करने लगा था। बॉक्स में रखे नए अलॉय के एरोज भी अलग से चमक रहे थे और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सभी एरोज मैचिंग तरकश के साथ आए थे। भले ही वो सभी एरोज इस्तेमाल किए हुए हों, पर फिर भी एकदम नए से लग रहे थे।
इस बो और एरोस का मेरे हाथों में होना मतलब पूरी दुनिया का मेरे कदमों में होना। अब अगली बार ग्रैंड मास्टर से एक सीक्रेट ब्लड एलियन चुराने के लिए मुझे उसके करीब जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वीर हंसते हुए मन ही मन सोच रहा था। अचानक से उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसने पूरी दुनिया जीत ली हो, और इसीलिए वो बहुत खुश था। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल इसके लिए उसने इतनी मेहनत जो की थी। कल तक खंजर से शिकार करने वाला वीर अब से डूम्सडे के बो और एरोस से शिकार करेगा, तो ऐसे में तो उसका खुश होना बनता है। क्योंकि आसपास कोई शूटिंग रेंज नहीं थी, इसीलिए वीर कहीं भी एरोस चलाकर नहीं देख सकता था। तो ऐसे में उसे बस उस बो के तार को ही बार बार खींचकर काम चलाना पड़ा। वीर को अब तक लगता था कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो गई है, पर फिर भी कई बार तार खींचने के बाद उसके हाथ दर्द होने लगे थे। नॉट बैड। बो की स्ट्रेंथ देखकर वीर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। उससे भी ज्यादा इम्प्रेस वो अपनी स्ट्रेंथ देखकर था। उसने काफी समय से अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट तो नहीं की थी, पर वो इतना श्योर था कि इस समय उसकी रेटिंग 8 से ज्यादा की होगी, नहीं तो इस बो को इतने अच्छे से इस्तेमाल न कर पा रहा होता। कुछ देर तक अपने नए बो और एरो को एडमायर करने के बाद वीर ने उन दोनों को बॉक्स में रख दिया और ऑर्गेनाइजेशन से बने हथियारों के स्टोर से 20 थंडर सीरीज के एरोज और 20 स्काईफॉल सीरीज के एरोज खरीद लिए। कमाल की बात तो यह थी कि 50 एरोज कैरी करने वाला तरकश इतने एरोज के बाद भी खाली सा लग रहा था। वीर ने जो एरोज खरीदे थे वो काफी सस्ते थे। जहां थंडर सीरीज के एरोज उसने प्राइमरी एलियंस के शिकार के लिए खरीदे थे, वहीं स्काईफॉल सीरीज के एरोज उसने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खरीदे थे। ऑब्वियसली डूम्सडे के एरोज से वो प्रैक्टिस तो नहीं कर सकता था। ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग सेंटर में अपने नए बो और एरोज के साथ कुछ देर तक खेलने के बाद से ही वीर को वो बहुत पसंद आए थे। अब वीर खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस कर रहा था। अब उसे विश्वास था कि यह जॉब उसे जरूर मिलेगी। इसी विश्वास के साथ वीर घर गया और खुशी खुशी पैकिंग करके अगले दिन ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर खुराना से अपना पैकेज लेकर देव आश्रम के लिए निकल पड़ा था। हालांकि जब वीर देव आश्रम में बताई गई जगह पर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेला ही इस जॉब के लिए नहीं आया है। यहां पर तो भीड़ लगी हुई थी। बहुत से लोग अपने अपने हथियार और कवच के साथ घूम रहे थे। आफ्टर ऑल हर दिन 10 लाख कमाने का मौका रोज नहीं मिलता, तो जाहिर है कि इस ऑफर ने कईयों का ध्यान खींचा था और इसीलिए ये सब आज यहां आए हैं। वैसे भी एक प्राइमरी एलियन की कीमत बस कुछ लाख ही होती है, और उस पर से उसकी डेड बॉडी लेकर घूमने में जो एनर्जी लगती है सो अलग। तो ऐसे में 15 दिन में 1.5 करोड़ कमाना कौन नहीं चाहेगा। अपने सामने इस भीड़ को देखकर वीर सोच में पड़ गया था और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। इतनी कंपटीशन के साथ वीर श्योर नहीं था कि उसका कोई चांस भी है। उससे तो अच्छा यही था कि वो कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले। पर शायद वीर की किस्मत एक बार फिर से खराब थी। जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, उसका कजन दक्ष और उसके साथ कुछ लोग वहां पर एक साथ आए। उन्हें देखकर वीर हैरान रह गया। शूरवीर में अब आगे सुनिए वीर भाई। टाइटन पर वीर जब जॉब के लिए गया, उन्हें देखकर वीर हैरान रह गया। उन्हें देखते ही वीर समझ गया कि वो लोग भी इसी जॉब के लिए आए हैं। ओहो, देखो तो जरा कौन आया है, सनकी, और वो भी अपने नए बो और एरोस के साथ। क्यों भाई सनकी, क्या तुम भी इन नए लोगों को प्रोटेक्ट करने आए हो? दक्ष के बगल में खड़े एक आदमी ने वीर का मजाक बनाते हुए कहा था। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान वीर की तरफ चला जाता है, क्योंकि पूरे देवाश्रम में वीर सनकी नाम से फेमस था। इसलिए सभी की नजरें वीर पर जाकर टिक गई थीं। एक ने उसको टोका, वे सनकी, आखिर तू समझता क्या है अपने आप को? क्या सोचकर आया यहां पे? हाँ, सरदार बहुत खुश होगा। दूसरे ने कहा, अबे झंडो सनकी, क्या तुमने कभी कोई आम एलियन भी मारा है? तीसरे ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि कौवा चला हंस की चाल और खुद अपनी ही चाल भूल गया। पहला फिर से बोला,
कहीं ऐसा न हो कि इसके उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय उन लोगों को ही इसे प्रोटेक्ट करना पड़ जाए। ससुर के नाती। अचानक से ही वहां मौजूद सभी लोग वीर का मजाक बनाने लग गए थे। वीर ने उन लोगों की बातों का कोई जवाब दिए बगैर वहीं चुपचाप खड़ा रहना ठीक समझा। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी और वैसे भी उसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं था और इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं या सोचते हैं इससे वीर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। तो तुम हो वो फेमस सन की। इतना शोर शराबा सुनकर हायर करने वाले लड़कों में से एक लड़का वहां आकर वीर को क्यूरियसली ऊपर से नीचे देखते हुए पूछने लगा था। हाँ, इस एक शब्द के अलावा वीर और कुछ नहीं कहता है। वैसे भी अब उसे अपने इस निकनेम पर प्राउड होने लगा था। ये निकनेम उसे इसलिए मिला था क्योंकि पूरे देवाश्रम में वो अकेला ही ऐसा इंसान है जिसने अवनी शेरगिल के लोअर बैक पर अटैक किया था। गलती से ही सही, पर किया तो था। ये अपने आप में एक अचीवमेंट था। तो तुम भी यहां जॉब के लिए आए हो? कम उम्र का वो लड़का वीर से पूछता है। उस लड़के की टोन से यह साफ जाहिर था कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था। अगर तुम्हें यह आइडिया पसंद नहीं तो मैं यहां से अभी इसी वक्त चला जाता हूं। कहीं ना कहीं वीर अभी भी खुद को लेकर श्योर नहीं था, इसलिए इससे पहले कि ये लोग जलील करके यहां से निकालते वो खुद ही चले जाना चाहता था। वैसे भी इतने लोगों का ओपिनियन सुनकर वो लोग क्यों उसे जॉब पर रखेंगे, और देखा जाए तो उसे इस जॉब की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। वो अकेले ही शिकार करके अच्छा खासा कमा सकता है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारे कोई सवाल नहीं है तो हम अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। उस कम उम्र के लड़के की बात सुनकर न सिर्फ वहां मौजूद सारे लोग बल्कि वीर खुद भी हैरान था। अचानक से ही सभी में हलचल मच जाती है, यहां तक कि उस कम उम्र के लड़के के दोस्त भी उसका डिसीजन सुनकर हैरान रह जाते हैं। पर उन सब में सबसे ज्यादा हैरान तो खुद वीर था। जहां तो वो ये सोचकर वापस जा रहा था कि यहां उसका कोई चांस ही नहीं है, और कहां ये लड़का यहीं इसी जगह और इसी समय पर उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। आखिर उस लड़के ने वीर में ऐसा क्या देख लिया जो आज तक देवाश्रम में किसी ने भी नहीं देखा था? कहीं ये उसके डूम्सडे सीरीज के बो और एरोज की वजह से तो नहीं था? आखिर क्या वजह हो सकती है उस लड़के की वीर को ऑन द स्पॉट साइन करने की? क्या ये वीर की अच्छी किस्मत है या फिर अब उसकी लाइफ में कोई नई मुसीबत आने वाली है? उस कम उम्र के लड़के का नाम विक्रम था और विक्रम को इस तरह से वीर को बिना किसी टेस्ट के रिक्रूट करता हुआ देख उसके दोस्त ने उसे साइड में ले जाकर धीरे से कहा, विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? भूलो मत कि ये वही सन की है जिसकी रेप्यूटेशन के चर्चे पूरे देवाश्रम में है। तुम इसका करोगे क्या? हाँ विक्रम, ये सही कह रहा है। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ गए तो वो शायद हम सबसे पहले ही वहां से भाग जाए। इसे हायर करने का मतलब पैसों को आग लगाने के जैसा है। विक्रम का दूसरा दोस्त भी पहले दोस्त की बातों से सहमत था। देखो, मैंने उसे हायर कर लिया है और अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। बाकी तुम लोगों को जिसे चूज करना हो तुम लोग कर सकते हो। विक्रम अपने फैसले पर डटा हुआ था और उसे ऐसे देखकर उसके दोस्त भी उससे आगे कुछ नहीं कहते। उसके बाद सबकी हैरान नजरों के सामने विक्रम ने वीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। विक्रम के बाकी दोस्त भी और लोगों को हायर करने लगते हैं जो देखने में एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे। दक्ष उन लोगों को अपने हथियारों वाली म्यूटेंट डेविल सोल दिखाता है और वो तुरंत ही सिलेक्ट हो गया। दक्ष के साथ आने वाले उसके दोनों साथी भी अपनी अपनी स्किल्स दिखाकर सिलेक्ट हो गए थे। दक्ष के साथ आए हुए एक लड़के रौनक ने वीर के बगल से जाते हुए उससे कहा, क्यों व्यसन की, खुश तो होगा तू। तेरी किस्मत अच्छी थी कि विक्रम सर को तुम पर तरस आ गया और उन्होंने तुम्हें हायर कर लिया। वीर धीरे से बड़बड़ाया, मेरी किस्मत हमेशा से ही अच्छी रही है। फाइनली विक्रम और उसके दोस्तों ने प्राइमरी एलियन का शिकार करते समय अपनी प्रोटेक्शन के लिए 10 एक्सपीरियंस्ड आदमियों को सेलेक्ट कर लिया। अब उन लोगों को भरोसा था कि इतनी अच्छी टीम के साथ वो लोग प्राइमरी एलियंस के झुंड का भी शिकार कर सकते हैं। जिन लोगों को
विक्रम और उसके दोस्तों ने हायर किया था, वो सभी बहुत अच्छे मूड में थे और इसीलिए वो लोग विक्रम और उसके दोस्तों को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अब तक वो सभी ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि उन्हें सिलेक्ट करने वाले लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं और इसीलिए वो लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। विक्रम और उसके दोस्तों की फाइटिंग स्किल्स वाकई में काफी अच्छी थी और उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से हुई है। भले ही वो लोग अभी अभी देवाश्रम में आए हों, पर उनकी फिटनेस और स्किल्स जब वीर देवाश्रम आया था उसके मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी थी। उनके पास सिर्फ और सिर्फ शिकार के एक्सपीरियंस की कमी थी। यही वजह थी कि उन सब को इन लोगों को रिक्रूट करना पड़ा था। जब विक्रम और उसके दोस्त प्राइमरी एलियंस का शिकार कर रहे थे, तब वीर बस साइड में खड़ा होकर तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। पहले उसने आर्चरी सिर्फ इसलिए चुनी थी क्योंकि बाकी हथियारों के मुकाबले ये बहुत ही कम डिमांडिंग थी। इसमें वीर को सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी की जरूरत थी, जबकि बाकी सब हथियारों के लिए उसे बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक्स सीखने की जरूरत थी। इसीलिए वीर ने आर्चरी को चुना था। वीर अभी भी डूम्सडे की परफॉर्मेंस और फीचर्स समझ रहा था, इसलिए उसने प्रैक्टिस के लिए पास के ही कुछ पेड़ों को अपने टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया। तभी रौनक ने वीर से कहा, सनकी, तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो। ये क्या तुम इधर उधर तीर मार रहे हो और हमारे क्लाइंट्स को इग्नोर कर रहे हो? क्या इसी के लिए विक्रम सर ने तुम्हें हायर किया था? वीर के बिहेवियर को देखकर रौनक बहुत ही कंफ्यूज था। रौनक ने वीर का मजाक बनाते हुए कहा, तुम तो 60 फीट के अंदर के टारगेट्स को भी नहीं शूट कर पा रहे और यहां विक्रम सर ने बिना तुम्हारा टेस्ट लिए ही तुम्हें सेलेक्ट कर लिया। रौनक की बातों का न तो वीर ने कोई जवाब दिया और न ही जवाब देने की उसकी कोई इच्छा थी। इस समय वो किसी एक टारगेट पर फोकस न करके सिर्फ अपने एरोज की प्रैक्टिस कर रहा था और इसीलिए उसके शॉट्स इतने ज्यादा क्लमजी लग रहे थे। शूरवीर में अब आगे सुनिए रक्षा। वीर तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके तीर इधर उधर जा रहे थे, तो रौनक ने वीर का मजाक बनाते हुए कहा, तुम तो 60 फीट के अंदर के टारगेट्स को भी नहीं शूट कर पा रहे और यहां विक्रम सर ने बिना तुम्हारा टेस्ट लिए ही तुम्हें सेलेक्ट कर लिया। रौनक की बातों का न तो वीर ने कोई जवाब दिया है और न ही कोई जवाब देने की उसकी इच्छा थी। इस समय वो किसी एक टारगेट पर फोकस न करके सिर्फ अपने एरोज की प्रैक्टिस कर रहा था और इसीलिए उसके शॉट्स इतने ज्यादा क्लमजी लग रहे थे। रौनक के साथियों ने वीर का मजाक बनाते हुए कहा, छोड़ो ना उसे रौनक, वैसे भी विक्रम सर ने उस पर दया खाकर उसे सेलेक्ट किया है। विक्रम सर और उनके दोस्तों को तो वैसे भी उससे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। हां, सच कह रहे हो सनकी, तुम्हें तो बस उनका एहसान ही मानना चाहिए। रौनक भी अपने साथियों की तरह वीर का मजाक बनाते हुए बाकी सबके साथ वहां से चला गया। किसी को बोलना भी मत कि तुम मुझे जानते हो। मौका देखकर दक्ष ने धीरे से वीर के कान में कहा और फिर हंसता हुआ अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे विक्रम और उसके दोस्त कमाल की प्रोग्रेस कर रहे थे। शुरू शुरू में उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत थी, पर फिर वो जल्द ही प्रोग्रेस करते करते इतने बेहतर हो गए कि अब वो लोग अकेले ही एक प्राइमरी एलियन से लड़ सकते थे। बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स में उन्हें दी गई ट्रेनिंग साफ नजर आ रही थी। नहीं तो बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई भी प्राइमरी एलियन से अकेले भिड़ने का रिस्क नहीं लेता। सब कुछ इतना अच्छी तरह से चल रहा था कि सभी ने सतर्क रहना छोड़ दिया और शायद यही वजह थी कि अब सभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। दरअसल जब विक्रम और उसके दोस्त काले रंग के स्पॉट्स वाले 3 प्राइमरी एलियंस का शिकार कर रहे थे, तब उनमें से एक एलियन ने मरने का बस नाटक किया था और जैसे ही विक्रम का एक दोस्त उसके पास गया, वैसे ही उस एलियन ने उस पर अटैक कर दिया। दक्ष और बाकी सब ने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक पल के लिए तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया और जब तक आया तब तक काले रंग के स्पॉट्स वाले वो एलियन उस क्लाइंट के इतने करीब आ चुका था कि उनमें से किसी का भी अब उस क्लाइंट को बचाना नामुमकिन था।
सबके देखते देखते अगले ही पल उस काले रंग के स्पॉट्स वाले एलियन के पंजे उस कम उम्र के लड़के की कोमल गर्दन पर थे। अपनी मौत को इस तरह से अपने सामने आता हुआ देखकर कम उम्र का वो लड़का बुरी तरह से घबराया हुआ था, पर अब चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब तो उसके पास अपना एलॉय हेलमेट पहनने का भी समय नहीं रह गया था, और अब उसके पास इस बात का रिग्रेट करने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। काश उसने इतनी लापरवाही न दिखाई होती। पर अब वहां मौजूद सभी लोग घबराए हुए अपने सामने हो रहे नजारे को देख रहे थे। ये बात तो तय थी कि अब उस लड़के का इस एलियन से बचना नामुमकिन था। जब सबको लगा कि इस कम उम्र के लड़के का अंत करीब है, तभी एक तीर उस क्लाइंट के चेहरे के करीब से होता हुआ सीधा उस एलियन की बाईं आंख पर जा लगा। अचानक से लगे तीर की वजह से वो एलियन दर्द से कराहता हुआ जमीन पर जा गिरा और कुछ देर तक तड़पने के बाद मर गया। उस एलियन के मरते ही दक्ष और उसके दोस्त तुरंत ही उस एलियन के पास पहुंच गए और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन रौनक तुरंत ही पीछे मुड़ा और उसने वीर को डांटते हुए कहा, सनकी, तुमने इस तरह से अचानक से तीर क्यों चलाया? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुमने देव को करीब करीब मार ही दिया था। रौनक की देखा देखी बाकी लोगों ने भी वीर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि दरअसल अंदर ही अंदर वो सभी काफी शर्मिंदा थे। आफ्टर ऑल, जिस काम के लिए उन सबको रखा गया था उसे वो लोग पूरा जो नहीं कर पाए थे। पर बजाय इस बात को रियलाइज करने के, उन सभी ने वीर को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। उनके हिसाब से वीर का उस एलियन को मारना बस उसकी अच्छी किस्मत की वजह से है, क्योंकि उनकी नजरों में तो सनकी किसी भी काम का नहीं है। तो फिर वो इस तरह से एक एलियन को कैसे मार सकता था? अचानक विक्रम गुस्से में चेहरा लाल किए हुए चिल्लाया, दफा हो जाओ यहां से। सुना तुमने विक्रम सर ने क्या कहा सनकी? विक्रम सर ने तुम्हें यहां से दफा हो जाने के लिए कहा। वीर को लेकर विक्रम का यह डिसीजन सुनकर देखकर रौनक ने भी बड़े एटीट्यूड से चिल्लाते हुए कहा, मैं उसे नहीं, तुम्हें यहां से दफा होने के लिए कह रहा हूं। विक्रम के इतना कहते ही सबके चेहरों से स्माइल गायब हो जाती है और रौनक की तो हैरानी से आंखें ही खुली की खुली रह गई थीं। ये अब क्या? मैं क्यों? तीर तो उस सनकी ने चलाया था ना, फिर मुझे? रौनक को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सब कुछ इस तरह से कैसे पलट गया। मैंने तुम्हें पैसे हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए दिए थे, और जब देव खतरे में था तब तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। उस पर से अपनी गलती मानने के बजाय तुम उसी एक इंसान को ब्लेम करने लगे जिसने अकेले ही अपना काम अच्छे से किया। तुम सब के सब किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम सब अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। विक्रम ने गुस्से में आंखें लाल करते हुए रौनक और बाकी लोगों से कहा। उसकी टोन साफ बता रही थी कि उसका फैसला आखिरी है, और अब तो उसके इस फैसले में शायद उसके दोस्त भी उसके साथ थे। विक्रम, तुम हमें जाने को भले ही कह सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये गलत होगा। अब क्योंकि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें हम सभी को हमारे बाकी के बचे पैसे देने ही होंगे। अब जब विक्रम ने उन लोगों को वहां से जाने के लिए कह ही दिया है, तो रौनक को भी कोई जरूरत नहीं लग रही थी कि वो विक्रम की इज्जत करने का दिखावा करे। ये लो, और अब यहां से दफा हो जाओ। विक्रम उन सब के मुंह पर नोटों के कुछ बंडल मारता है और दोबारा उन सब की तरफ देखता भी नहीं है। रौनक और बाकी सब बिना कुछ कहे अपने सामने फेंके हुए पैसे उठाने लगते हैं। हालांकि वो सब के सब विक्रम के फैसले से गुस्से में थे, पर उनमें से किसी के भी अंदर विक्रम और उसके दोस्तों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं थी। आफ्टर ऑल, वो सभी विक्रम और उसके दोस्तों के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानते थे, और इसीलिए कोई भी उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता था। हायर किए हुए लोगों में से एक ने वीर की तरफ देखते हुए विक्रम और बाकी सबसे कहा, हम लोग यहां से जा तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज की वार्निंग देना चाहेंगे। हम सब बेस से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए जरा ध्यान से, क्योंकि आप लोग एक गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं। विक्रम ने अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे जवाब दिया, कम से कम वो तुम लोगों से तो 100 गुना ज्यादा रिलायबल है। रिक्रूट किए हुए लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग विक्रम के सामने अपना गुस्सा दिखा सकें, इसीलिए वो लोग चुपचाप वहां से चले गए। मेरा मतलब है, छोड़ो सब, तुम्हारा तीर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सबके वहां से जाने के बाद देव ने वीर के पास आकर उसकी तारीफ की थी। वो वीर को सनकी बुलाना नहीं चाहता था, पर अफसोस
उसे वीर का नाम भी तो नहीं पता था, और अब उसका असली नाम जानने के लिए बहुत देर भी हो चुकी थी। डूम्सडे को इस्तेमाल करने के लिए इसकी रेटिंग जरूर ही 7 पर पहुंच गई होगी। ऑफ कोर्स उसका तीर तो पावरफुल होगा ही। विक्रम ने मुस्कुराते हुए वीर का कंधा थपथपाते हुए कहा। फाइनली उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। 7.0? पर उन सब ने तो कहा था कि ये देव और बाकी सब लोग वीर और उसके धनुष को कहीं ना कहीं अभी भी डाउट से देख रहे थे। आफ्टर ऑल सनकी की कहानी इतनी ज्यादा फेमस थी कि उन लोगों ने भी उसे सुन रखा था। ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि कम से कम 7.0 होगी। मैंने देखा है कि कैसे प्रैक्टिस के समय इसने कितने तीर चलाए थे, और अगर इसकी स्ट्रेंथ 8.0 तक नहीं पहुंची होती तो इसके लिए वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। विक्रम ने गर्व भरी नजरों से वीर को देखते हुए कहा। 8.0? अब तो सब और भी ज्यादा हैरान थे और वीर को इस तरह से देख रहे थे मानो के वीर के सिर पर 2 सींग निकल आए हों। अभी तक तो उन लोगों के लिए वीर की रेटिंग 7.0 होना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और अब देव आश्रम में किसी भी इंसान की 8.0 रेटिंग होना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए उनमें से किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि सनकी इतना ताकतवर हो सकता है। शूरवीर में अब आगे सुनिए। पहचान। वीर की रेटिंग 8 होने की बात सुनकर सब और भी ज्यादा हैरान हो गए और वीर को इस तरह से देख रहे थे मानो वीर के सिर पर 2 सींग निकल आए हों। अभी तक तो उन लोगों के लिए वीर की रेटिंग 7.0 होना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और अब देव आश्रम में किसी भी इंसान की 8.0 रेटिंग होना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए उनमें से किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि सनकी इतना ताकतवर हो सकता है। क्या मैं एक बार तुम्हारा धनुष चला सकता हूं? विक्रम के एक दोस्त को अभी भी वीर की रेटिंग 8.0 होने पर विश्वास नहीं हो रहा था। वीर ने उससे बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए अपना डूम्सडे उसे पकड़ा दिया। कम उम्र के उस लड़के ने अपने दोनों हाथों से उस धनुष को पकड़कर उसके तार को खींचने की कोशिश की, पर अफसोस धनुष का वो तार जरा सा भी नहीं हिला। उसने कई बार कोशिश की पर रिजल्ट वही का वही था। भले ही उन सभी ने बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली थी और उन सभी ने हाइपर जीन आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रखी थी, पर उनका फिजिकल डेवलपमेंट अभी भी जीन पॉइंट्स से मॉडिफाई नहीं हुआ था। इसलिए उन सब की रेटिंग ज्यादा से ज्यादा 3.5 तक ही